साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अवर पास्ट इन फ्यूचर पर। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चाहे तो आप वहां पर जाकर के जुड़ सकते हैं और उसके चार्जेस हैं 300 रुपीज़। ठीक, तो आपको इतना पे करके उसके साथ जुड़ जाना है। तो हम लोग आज भारत का संविधान ये चैप्टर कर रहे हैं, संविधान का निर्माण। और हमारी जो आधार बुक है वो है एम लक्ष्मीकांत। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस पे बात कर रहे हैं। कुछ फैक्ट जो बहुत ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, वो यहाँ पर हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो आप चाहते हैं अगर इसको कंटिन्यू करना तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले 1934 में 1934 में एम एन राय द्वारा दिया गया। ठीक है, तो ये पहले व्यक्ति थे तो जिन्होंने 1934 में इस बात का विचार दिया कि संविधान सभा होनी चाहिए और हमारे देश के लोगों को हमारे ही द्वारा बनाए गए संविधान के अंडर रेगुलेट होना चाहिए। उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। ये जो पहली डिमांड थी ये व्यक्तिगत थी, पर्सनल थी, आप समझ सकते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर, यानी कि एक बड़ी संस्था के स्तर पर, तो वो पहली बार डिमांड की गई 1935 में। उसके बाद 1938 में कांग्रेस की तरफ से ही पीटी नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का निर्माण, भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई भारी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी डिमांड्स तो चलती रहीं, लेकिन बाद में जैसा भी होगा, फिर बाद में इस नेहरू जी की डिमांड को मान लिया गया और इसको 1940 के अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी कि अगस्त प्रस्ताव अगर आपसे पूछा जाए किस से जुड़ा हुआ है, तो भारतीय संविधान के निर्माण से वो जुड़ा हुआ था। तो ये सारी बात है। अब यहाँ पे बताइए कि अगस्त प्रस्ताव दिया किसने या किस गवर्नर जनरल के समय ये लाया गया। 1942 में एक कमीशन भारत आया जिसको यही काम करना था, यहाँ पर स्थिति देखनी थी, जिसमें जिसे क्रिप्स मिशन भी आप कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसमें इसमें जो सदस्य थे वो आप देख सकते हैं, स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स। जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे वो भारत आए। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि हर जो दल था वो इसको मानने को तैयार नहीं था, खासतौर से मुस्लिम लीग। तो इसने अस्वीकार कर दिया कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हमें पाकिस्तान अलग से चाहिए और उसके लिए अलग से संविधान सभा। भारत में कैबिनेट मिशन बाद में भेजा गया 1946 में, 1946 में। और इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। वो नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने, लेकिन उसने एक ऐसी संविधान सभा का निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। खैर, ये तो सब चीज़ें पहली हैं। उसके बाद नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। सदस्य संख्या आप देख सकते हैं। बाद में जो बदलाव हुए वो आप एक बार को ना देखें, लेकिन ये जरूर देख लीजिएगा कि शुरुआती स्तर पर कितनी संख्या रही है। ठीक है, इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए, जिसमें से 11 गवर्नर के प्रांत यानी कि प्रांतों में से लिए जाने थे 292, और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे। ठीक है, और 93 थी देसी रियासत। प्रत्येक 10 लाख सीटों पर, 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित थी। ये भी सवाल कई बार आया है। और आधार क्या था? जनसंख्या का, यानी कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया था। अभी भी वर्तमान में भी जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का निर्धारण है। मुस्लिम, सिख, सामान्य। ठीक, तो इस तरीके से ये मुस्लिम, सिख और सामान्यों के लिए, सामान्य में वो लोग आते थे जो मुस्लिम और सिख नहीं थे। ठीक है, यानी कि गैर मुस्लिम और सिख वो सब सामान्य कैटेगरी में थे। तो इस तरीके से ये सीटें बांटी गई थी। संविधान सभा चुनाव हुए अगस्त 1946 में। 389 सीटों पे जो जीत करके लोग आए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 208 सीटें कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, 15 स्वतंत्र निकाय। और देशी रियासतों की सीट भर नहीं पाई क्योंकि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। कारण ये था, उनको पता था कि अगर हम लोग यहाँ जीत करके आते हैं तो हमें अपनी जो राजतंत्र वाली व्यवस्था है वो छोड़नी पड़ेगी, और वो इस पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। इस वजह से उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं कि
यह चुनाव भारत में वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया था और इसमें 15 महिलाएं शामिल थी, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। तो जो लोग भी प्रांतीय विधानसभाओं के, क्योंकि इससे पहले प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए थे 1946 में, तो प्रांतीय विधानसभा चुनाव में जो लोग चुन करके आए थे उन्हीं में से लोगों को चुन लिया गया था इसके लिए। प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, और फ्रांस की तरीके से जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे उनको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बना दिया गया। तो ये तो व्यवस्था आप भी देखते हैं संविधान में कि प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर का मामला ये है कि पहले दिन की कार्यवाही करने के लिए जब तक नया स्पीकर नहीं आ जाता तब तक एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, और व्यवस्था यही है कि जो सबसे ज़्यादा एज का होगा उसी को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी पहले प्रोटेम स्पीकर सच्चिदानंद सिन्हा थे, फिर दूसरी मीटिंग के साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया अध्यक्ष, और एस सी मुखर्जी को बना दिया गया उपाध्यक्ष, और साथ ही साथ बी एन राय को बना दिया गया संवैधानिक सलाहकार। ठीक, अब यहाँ पे नोट पॉइंट ये है कि भारतीय की संविधान सभा ही, ये एक्चुअल में सभा है, भारत का पहला विधानमंडल थी। यानी कि संविधान सभा के पास दो काम थे, एक तो संविधान निर्माण पहला, मैं चाहे तो इधर को लिख देता हूँ, संविधान निर्माण, और दूसरा कार्य कानून बनाना, क्योंकि देश तो चलता, क्योंकि उस समय तो कोई निर्वाचित सरकार नहीं थी, तो इसलिए भारत का पहला जो विधायिका थी वो भी संविधान सभा ही थी, और ये तब तक चलती रही जब तक नए इलेक्शन 1952 तक नहीं हो गए। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई, और जी बी मावलंकर इसके पहले अध्यक्ष हुए। तो आप समझ सकते हैं, तो संविधान सभा अगर विधानमंडल के रूप में कार्य करती थी तो इसके जो अध्यक्ष होते थे जी बी मावलंकर, आप यहाँ पे देख सकते थे, और अगर ये क्या बोलते हैं संविधान निर्माण की बात करती तो राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष होते थे। तो दोनों ही तरीके से, तो जब कभी भी कानून बनने की बात होती तो जी बी मावलंकर हेड, और जब भी कभी संविधान निर्माण से जुड़ी बात होती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड, इस तरीके से। फिर बैठक हुई 13 दिसंबर को, पहले कौन सी 9, फिर 11 और फिर 13 को पंडित नेहरू द्वारा ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया, और बाद में यही हमारे संविधान की प्रस्तावना बना, प्रस्तावना या उद्देश्य का जो आप कह सकते हैं। संविधान ने निम्न कार्य किए, ये आपको सीधे रट्टा मारना है। 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, इसी डेट को राष्ट्रगीत, और इसी डेट को राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई, और इस पर चर्चा बहुत दिनों में हुई, बहुत सारी हुई। संविधान ये शायद गलत हो गया, 111 बैठकें। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों, ये हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया, और उसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर लगभग 64 लाख रुपए का खर्च हुआ, और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, और उसके बाद आपको पता है 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हो गया और गणतंत्र देश हमारा हो गया। संविधान सभा की समितियां, एक्चुअल में इसमें कुछ बड़ी समितियां थी और कुछ छोटी मोटी समितियां थी जो हेल्प करती थी। तो 8 बड़ी समितियां थी, केवल आपको यही याद करनी है, और इसके अध्यक्ष। संघ वाली जुड़ी हुई सारी पीटी नेहरू से जुड़ी हुई थी। तो संघीय शक्ति समिति है जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति है जवाहरलाल नेहरू, प्रांत से जुड़ी जो समिति थी वो सरदार पटेल, प्रारूप समिति ये आपको याद रहता ही है बी आर अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति ये सरदार पटेल। इसकी 2 समितियां, उप समितियां थी, वो भी आप देख सकते हैं, मौलिक अधिकारों के लिए 1 और अल्पसंख्यकों के लिए 2। तो मौलिक अधिकारों के लिए जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष जे बी कृपलानी, और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एच सी मुखर्जी। ठीक, तो ये आपको साथ ही साथ याद करनी है। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भाई जो हेड होगा, ठीक है, वही तो क्या करेगा, वही तो नियम वहाँ के देखेगा कि कैसे प्रक्रिया चल रही है। राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली पीटी नेहरू, और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आप सीधे याद कर सकते हैं। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वो प्रारूप समिति थी। गठन आप देख सकते हैं 19 अगस्त
1947 को, और इसने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी इसे सौंपी गई। इसमें 7 मेंबर थे। अध्यक्ष को मिला दें तो 7, नहीं तो अध्यक्ष के अलावा कहें तो 6 मेंबर थे। ये 2 सवाल दोनों तरफ से पूछा गया है। बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, और इन्होंने बी एल मित्र की जगह ली, जो इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। ऐसे ही टी टी कृष्णामाचारी बाद में आए, क्योंकि डी पी खेतान की डेथ हो गई थी 1948 में, और इनकी जगह कृष्णामाचारी यहाँ पर आए। फिर आप देख सकते हैं संविधान का प्रभाव में आना। तो अंबेडकर साहब ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया, और इसको संविधान में पहली बार पढ़ा गया। अंबेडकर साहब ने द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया, और इस प्रारूप पर इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को घोषित कर दिया गया। ठीक, और इस पर अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। तो 299 सदस्यों में से उस दिन जो उपस्थित थे, यानी कि 284 सदस्य उपस्थित थे, और इन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया। यानी कि कितने एब्सेंट थे? 15। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जब उस समय ये संविधान बनकर के तैयार हुआ तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची ये तो थी। और प्रस्तावना को पूरे संविधान लागू करने के बाद में जोड़ा गया। प्रस्तावना जबकि किसी भी सब्जेक्ट की पहले होती है, लेकिन ये वो पार्ट है जो सबसे पहले होने के बाद भी सबसे बाद में बना। यानी कि जब पूरा संविधान तैयार हो गया तो उसके बाद इसको लागू किया गया। 15 अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिए गए। बाकी बचे हुए को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, वो आप सुन सकते हैं। जबकि हमारा काम तो देखो यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, लेकिन फिर भी हम 2 महीने रुके। ठीक है, नवंबर से दिसंबर और जनवरी, तो यहाँ पर 2 माह यहाँ पे वेट किया गया। कारण क्या था? कारण ये था कि जब लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में, तो उस दिन हमने घोषणा की कि हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे हर साल, और डेट निर्धारित हुई 26 जनवरी की। तो फर्स्ट जो हमने मनाया 26 जनवरी 1930 को, तो हमारा ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे था, स्वतंत्रता दिवस। लेकिन काम करते रहे और देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को। अब जो डेट हम पहले से लेकर के चले आ रहे थे उसका क्या करें, क्योंकि देश तो 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। तो यही वजह था कि हमें इसकी इम्पोर्टेंस खोनी नहीं थी, और हमने फिर 26 जनवरी का इंतज़ार किया पूरे 2 महीने, और उसके बाद हमने लागू किया अपना संविधान। तब जा कर के ये सारा सेटलमेंट पूरा हुआ। तो आप समझ सकते हैं। देखो, मैं छोटी मोटी चीज़ों की बात नहीं करता, जिन चीज़ों पर बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, जो फैक्ट ज़रूरी हैं, जो थ्योरीज ज़रूरी हैं, वो आप लोगों को बिल्कुल समझना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस पर लगातार डिस्कशन करूँगा, क्योंकि कुछ पीडीएफ्स बीच में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। अब वो दिक्कत सॉर्ट आउटेड है। मैं आपके साथ लगातार इस पर चर्चा करता रहूँगा। आप लोग बस इस वीडियो को सुनते रहिएगा और करते रहिएगा। ठीक है, और इसके बाद अभी जो दूसरा चैप्टर है वो भी हम अभी लेकर के निपटाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखो, इसमें कुछ नहीं करना, बस थ्योरी है, आप थ्योरी को सिर्फ सुन लीजिएगा और कुछ नहीं करना है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बात है हमारे संविधान की, वो है सबसे लंबा और लिखित संविधान। ठीक है, 2 प्रकार से संविधान बटे हुए हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। तो हमारे देश का संविधान लिखित है और सबसे बड़ा है। लंबा भी कह सकते हैं या इसको बड़ा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़े की अगर बात करेंगे तो भारतीय संविधान है, और सबसे प्राचीन अगर कहेंगे तो प्राचीन संविधान यूएसए का है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। और यहाँ पर 4 बड़े प्रमुख कारण हैं कि ये संविधान इतना बड़ा हो गया। पहली बात, भौगोलिक कारण है, भारत का विस्तार और विविधता। हर प्रकार की यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, मनुष्यों को लेकर के भी और सामाजिक तौर से भी। 1935 का अधिनियम जो हमारे संविधान का प्रमुख आधार बना, वो भी बहुत बड़ा था अपने आप में। 395 आर्टिकल्स, मतलब ये तो बाद में बने, लेकिन 1935 का जो अधिनियम था बहुत बड़ा था, और उसी को आधार मान करके ये बनाया गया था, इस वजह से भी ये बड़ा हो गया। उसके साथ साथ केंद्र, जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान हमारा बना हुआ था। जबकि यूएसए में आप देखेंगे कि तो केंद्र का अलग और राज्यों का अलग संविधान है, तो वहाँ पर इसलिए छोटा हो गया। और संविधान सभा में क्योंकि कानून विशेषज्ञ थे, ज़्यादातर लोग वकील थे, हर किसी ने वकालत कर रखी थी, लेकिन ऊपर से पंडित नेहरू से लेकर के नीचे तक सब ने
तो इस वजह से भी हमारा संविधान बहुत बड़ा हो गया। विभिन्न स्रोतों में विहित। दूसरी विशेषता ये है कि हमारे संविधान ऐसा नहीं है कि इसको केवल हम ही या कुछ लोगों ने ही मान्यता दी। ये लगभग 64 देशों के संविधान को स्टडी किया गया और उसके बाद वहाँ से जो भी चीज़ें हमें अच्छी लगी वो हमने इसमें शामिल कर ली। ठीक है, तो कुछ लोगों ने कहा भी कि ये तो उधार का संविधान है, इस तरीके से तो अपना कुछ भी नहीं है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, चीज़ों को बड़ी तरह से देखते हुए और समझते हुए इस संविधान को लागू किया गया। नम्यता और अनम्यता का समन्वय। नम्यता मतलब कि कुछ पॉइंट हमारे संविधान में ऐसे हैं कि जिनको आसानी से चेंज किया जा सकता है। कुछ संशोधन ऐसे हैं जो साधारण बहुमत से हो सकते हैं और कुछ संशोधन ऐसे हैं कि भैया वो विशेष बहुमत से होंगे, प्लस आधे से अधिक राज्य अगर उसको समर्थन देंगे तभी जाकर के वो संशोधित हो सकते हैं। तो कई जगह आप संविधान को आसानी से चेंज कर सकते हैं और कई जगह बहुत मुश्किल हो जाती है संविधान को चेंज करने में। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में क्या होता है, केंद्र होता है और राज्य होते हैं, तो कोई भी चीज़ें श्रेष्ठ नहीं होती आपस में, लेकिन हमारे संविधान में ये झुकाव रखा गया है केंद्र की ओर। ठीक है, केंद्र को इसलिए भी एकात्मक तरीके से रखा गया है, मतलब केंद्र पावरफुल है हमारे यहाँ पे, सीधे सीधे कहें, जबकि संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो यहाँ पर कारण ये था कि इस तरीके से देश की एकता और अखंडता को प्रॉब्लम हो सकती थी। ठीक है, देश की एकता और अखंडता आप समझ सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर व्यवस्था रखी गई है कि एकात्मकता की ओर झुकाव रखें। तो यहाँ पर हमारा जो सिस्टम रहा है वो कनाडा की तरफ ज़्यादा रहा है। ऐसी व्यवस्था कनाडा में है जहाँ केंद्र थोड़ा सा सुपब है, जबकि संघीय व्यवस्था आप देख सकते हैं यूएसए में ये काफ़ी हद तक पूरी परिभाषित होती है यूएसए के आधार पर। हालांकि कोई भी पूरी तरीके से परिसंघ नहीं है, ये बात आप समझ लीजिएगा। सरकार का संसदीय रूप, संसद में आपको पता ही है, यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दो तरीके से बांटी गई हैं, दो सदनों में। अपर सदन है राज्यसभा, ठीक है, और लोअर वाला है राज्यसभा, वो लोकसभा। संसद की संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय। ठीक है, हमने जो भी अपनाया वो महात्मा बुद्ध से प्रेरित मध्यम मार्ग रहा। ऐसा नहीं है कि हमने एक ही चीज़ को अच्छे से ऐड कर लिया। तो यहाँ पर संसदीय प्रभुसत्ता जो कि हमने ब्रिटिश संसद से, और न्यायिक सर्वोच्चता जो कि अमेरिका से ली है। तो ना तो संसद को ही सर्वोच्च रखा, नहीं तो वो कोई भी अपने मनमाने ढंग से संविधान कोई भी कानून बना देती, और ना ही न्यायालय को सर्वोच्च रखा है। तो अगर कोई संसद इस प्रकार का कानून बनाती है तो न्यायालय को अधिकार है कि वो उसकी वैधता की जांच करे और ये बताए कि वो भारतीय हित में है या नहीं है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, बिल्कुल सही बात है। एकीकृत है मतलब ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, फिर हाई कोर्ट्स हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो इस तरीके से व्यवस्था है, लेकिन ये एक ही है, दिखने में भले अलग सी हो लेकिन ये अपने आप में अलग है। इसमें भर्तियां कोर्ट अपने आप करता है, सारे काम अपने आप करता है। अगर न्यायपालिका कार्यपालिका के साथ मिलती है या विधायिका के साथ, तो फिर क्या होता है, वहाँ पर न्याय होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी और वो प्रभावित होगी। इस वजह से इसको स्वतंत्र रखा गया है। मौलिक अधिकार विशेषताएं हैं, इसको तो आगे पढ़ेंगे। राज्य के निर्देशक तत्व इम्पोर्टेंट हैं, मौलिक कर्तव्य सीधे सीधे विशेषताएं हैं। ठीक, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य रखा गया है जहां हमारे आसपास के देश आप देखेंगे या तो उन्होंने इस्लाम को अपना राष्ट्र धर्म घोषित कर दिया या बौद्ध धर्म को। ठीक है, जबकि हमारा देश इन सबके घिरा होने के बावजूद भी धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो किसी धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि हमारा किसी भी धर्म के साथ अपेक्ष नहीं है और हम सबके लिए बराबर दृष्टि से देखते हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, तो भैया 18 साल से प्लस के, सार्वभौम मतलब सभी के लिए, तो जो वयस्क हो गए हैं 18 से ऊपर के हो गए हैं, सबके लिए अधिकार इक्वल है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, अपंग हो, ठीक है, कोई सा भी हो, सबके लिए इक्वल है। जबकि कुछ देशों में महिलाओं को अधिकार अभी तक नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे देश हैं, लेकिन हमारे संविधान ने ये चीज़ें पहले ही दे दी हैं। स्वतंत्र निकाय हैं बहुत सारे हमारे यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं यूपीएससी है, सूचना आयोग है, ठीक है, कैग है। इस प्रकार के बहुत सारे स्वतंत्र निकाय हैं जो हमारे आसपास देखने को मिलते हैं और वो काफ़ी हद तक लगाम रखते हैं। एकल नागरिकता है, जैसे यूएसए में आप देखेंगे तो यूएसए में क्या है, दोहरी नागरिकता है।
केंद्र की अलग, राज्यों की अलग। जबकि हमारे देश में कैसी व्यवस्था है? एकल नागरिकता की। आपातकालीन उपबंध किए गए हैं 3 प्रकार से। आपात आप देख सकते हैं 352, 356 और 360 आर्टिकल में। हालांकि इसकी व्याख्याएं सब बाद में होंगी, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं। और त्रिस्तरीय सरकार है। पहले द्विस्तरीय सरकार होती थी, लेकिन 73वां संविधान संशोधन करने के बाद 73वां और 74वां पंचायतों का स्तर और बना दिया। तो केंद्र हो गए, राज्य हो गए या केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और नीचे पंचायत या नगर पालिकाएं। तो मैं समझता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें कवर कर दी है। तो जितनी जल्दी आप समझ लेंगे और कवर कर लेंगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।